हाय गाइस, प्रेप एग्ज़ाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा जाता है। और इन 25 क्वेश्चंस को हम लोग जिस प्रकार से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उसी टाइप के प्रश्नों को हमने लिया है और सारे प्रश्नों को जो है हम लोग अच्छे से जो है ट्रिक के माध्यम से जो है सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें पहला दिया गया है, निकाय ए का द्रव्यमान 2 kg और निकाय वी का द्रव्यमान 3 kg है, तो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो टकराएं और प्रत्यास्थ संगठन में, मतलब इनकी स्थिति हमें बतानी है, क्या कौन सी स्थिति में होंगे। तो समझ लो, अगर यहाँ पे एक है, एक कोई और द्रव्यमान है, इसका m जो है, इसका m1 है यानी 2 kg है, और इसका v जो है 4 मीटर पर सेकंड है, और सेकंड जो है इसका मास जो है 3 kg है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। तो अब ये जो है एक दूसरे से सब टकराएंगी, जब कोलाइजन होगा, प्रत्यास्थ संगठन होगा। तो कोलाइजन होने के बाद में क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कोलाइजन होने के बाद में कहेगा ए की वी की दिशा में जाएंगे या विपरीत दिशा में जाएंगे, या क्या है एक ही दिशा में हो जाएंगे, या दोनों निकायों की गति के जो है रेखा के लंबवत जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर एक दूसरे से टकराएंगे, जैसे ये यहाँ पे है और सेकंड वाला जो है इसकी वेलोसिटी ये है, तो जब ये एक दूसरे से जो है टकराएंगे तो क्या होंगे, जब टकराएंगे तो एक जो है अपना इधर हो जाएगा, इस वेलोसिटी में हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी, यानी ये v से u हो जाएगा और ये जो है v2 से u2 हो जाएगा, यानी इनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। क्या जाएंगे, एक दूसरे के कोलाइजन होने के बाद में, जैसे जब कोई दो कांच की गोलियां टकराती हैं तो क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत जो है चली जाती हैं, यानी ये जो है टकराने के बाद में, कोलाइजन होने के बाद में एक दूसरे के विपरीत में जो है चली जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विपरीत दिशा में जो है एक दूसरे से जाएंगे। इसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, केवल लॉजिक लगाना था, माइंड लगाना था, केवल माइंड का गेम था इसमें। जैसे निकाय ए का द्रव्यमान 2 kg है, अगर इसको प्रश्न में क्वेश्चन पे रखेंगे तो बहुत मतलब सॉल्व होगा, लेकिन समय लगेगा। और इसमें केवल यही पूछा है कि इसकी स्थिति क्या होगी, यानी कोलाइजन होने के बाद, टकराने के बाद दोनों की दिशाएं क्या होगी। तो दोनों की जो दिशाएं होंगी एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है, कौन सा इसमें से धनायन है, ये हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें क्या है, धनायन है। तो ऑप्शन में है नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम है और कार्बोनेट है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा जो धनायन है। तो नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 माइनस, यानी इस पर क्या होता है, ऋणायन होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड पे। अमोनियम में क्या होता है, अमोनिया का NH3 होता है, अमोनियम का NH4 प्लस होता है, NH4 जो है प्लस होता है। तो ये किसका NH+4 जो होता है ये अमोनियम का होता है। तो इसमें धनायन कौन सा होगा, अमोनियम होगा, क्योंकि NO3 जो है माइनस में होगा, हाइड्रोक्साइड जो है माइनस में होगा। और फोर्थ क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट भी जो होगा CO3 का -2 होता है, तो ये भी जो है क्या होगा, ऋणायन होगा। तो धनायन क्या होगा, NH4+ जो है ये धनायन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है अमोनियम जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन को चेक करते हुए, लगाते हुए प्रश्नों को चलेंगे, और एकदम जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसी के जैसे प्रश्नों को हमने लिया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल एक लिंगी है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा फूल जो है एक लिंगी है। एक लिंगी क्या होते हैं, ऐसे फूल जिनमें केवल मादा जनन का अंग होता है, या तो मादा जनन हो या तो नर जनन अंग होते हैं, तो उन्हें एक लिंगी फूल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी फूल कहेंगे जिनमें या तो नर प्रजनन हो या तो मादा प्रजनन हो। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब एग्जाम्पल में, अगर एक फूल लिंगी में अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो एक फूल लिंगी में एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो उसमें क्या होगा, मकई एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मकई हो जाएगा।
लिख लेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है, अब की बार पूछ सकता है। मकई होगा, पपीता होगा, ककड़ी होगा, इसके जो है ये 3 एग्जाम्पल जो है याद रखेंगे फूल एक लिंगी के, है ना। और फिर उभयलिंगी क्या होते हैं? उभयलिंगी जिनमें दोनों प्रजनन अंग होते हैं, जैसे कि मादा जनन प्रजनन अंग भी हो और जनन प्रजनन अंग भी हो। तो इस टाइप से हम लोग जन प्रजनन अंग भी हो, तो अगर यहाँ पे एक लिंगी पूछेगा तो हम लोग मकई, पपीता, ककड़ी में से लगाएंगे। अगर यहाँ पे उभयलिंगी पूछेगा, फूल पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें 3 होते हैं हमारे, सूरजमुखी, गुड़हल और सरसों, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं उभयलिंगी फूल। ये लोग उभयलिंगी फूल होते हैं। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा किसके साथ जाएगा? पपीता के साथ में। पपीता जो होगा हमारा, ये होगा एक लिंगी फूल होगा। एक लिंगी फूल क्या होगा? पपीता होगा। अगर उभयलिंगी फूल की बात करें तो सूरजमुखी होगा, गुड़हल होगा, सरसों होगा। ये क्या होगा? उभयलिंगी में आएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कान में कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, अर्थात मध्य कान में। तो प्रवर्धित जो होगा वो क्या होगा? वो जो मध्य कान में होगा। तो मध्य कान में कान के कितने भाग होंगे? 3 भाग। कौन कौन से? बाहरी भाग, मध्य भाग और भीतरी भाग। तो भाग में क्या होगा? बाहरी भाग में पिन्ना होगा। क्या होगा? पिन्ना। मध्य भाग में जो होगा हमारा हैमर, एनविल और स्टीरप। ये जो होगा ये हमारे 3 भाग हो जाते हैं। तीनों भाग के जो है भाग जो हम लोग लिख लेंगे। और ये फर्स्ट वाला जो पिन्ना क्या करता है? तो पिन्ना का वर्क होता है, ये ध्वनि तरंग को जो निर्देशित करता है। क्या करता है? ये भी पूछ सकता है कि ध्वनि तरंग को कौन सा मतलब भाग कान का निर्देशित करता है। तो पिन्ना जो बाहरी भाग होता है ये क्या करता है? ध्वनि तरंग को निर्देशित करने का निर्देश देता है। और सेकंड जो हमारा होता है ये ध्वनि तरंग को प्रवर्धित करता है। क्या करता है? ध्वनि तरंग को क्या करता है? प्रवर्धित करता है। तो वही चीज़ इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा इसमें। तो हैमर, एनविल और स्टीरप जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड है जो भीतरी कान, जिसको हम लोग कांकलिया का बोलते हैं, ये क्या करता है? ये तरंग को जो है मस्तिष्क में जो है पहुंचाता है, भेजता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सबसे उपयुक्त विकल्प हमें चुनना है। 0 सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट होगा? 0 सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट होगा? 32 होगा, 180 होगा, 23 या 273। तो इसको हम लोग लगाएंगे। इसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे? इसको रख देंगे। क्या होता है? F = 9/5 इंटू सेल्सियस कितना है? 0 डिग्री है और प्लस होता है 32। तो अब F की वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी और ये 32 हो जाएगा। यानी F की जो वैल्यू हमारी आएगी वो 32 फ़ारेनहाइट आएगी। कितनी आएगी? 32 फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे चलेंगे। 32, 180, 23 और 273। तो ऑप्शन नंबर हमारा 32 जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 32 फ़ारेनहाइट हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलेंगे। 10 मीटर पर सेकंड गति से चलने वाला 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। संघट्ट के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड से गति करते हैं। कार का द्रव्यमान है और कार के संगठन से पहले बाद की कुल ऊर्जा जो है संचरित रहती है। इसको क्या है? न्यूमेरिकल है। ये लोग इस क्वेश्चंस को जो है हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे। और जैसे इसमें दिया गया है कितना केजी? 250 केजी, 500 केजी, 750 या 1000 केजी। तो इसको हम लोग लगाएंगे। तो पहले हम लोग देख लेंगे गिवन दैट में क्या क्या दिया है। तो इसमें जो दिया है M1 दिया है। M1 जो हमारा है 2000 केजी है। V1 जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। और V2 जो इसका है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। यानी संघट्ट होने के पहले जो है V2 क्या है? 0 है। और संघट्ट होने के बाद में अगर देखा जाए यानी PF की बात किया जाए तो ये कितना? 8 मीटर पर सेकेंड है। तो
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M1 दिया हुआ है, M2 निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला जो M2 का फार्मूला जो हमारा होता है P इक्वल्स टू होता है P इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारा फार्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, M1 की वैल्यू जो है 2000 है और V1 की वैल्यू जो है 10 है और M2 की वैल्यू जो है निकालनी है और V2 की वैल्यू 0 है। तो ये जो है 0 हो जाएगा, यानी P1 की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 20,000 हो जाएगा। कितना, 20,000 जो है P की वैल्यू हो जाएगी। आगे टर्म में चलेंगे तो हमें पता है कि P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की अगर निकालें तो P2 की वैल्यू होगी M1 प्लस M2, P1 आ ही गया है और इनटू जो हमारा होगा 8 हो जाएगा, जो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है। तो P2 की वैल्यू कितनी दी गई है, P2 की वैल्यू जो है 20, जो P1 की वैल्यू आई है वही वैल्यू इसकी रख देंगे 20,000 और M1 की वैल्यू 2000 प्लस M है M2 इंटू 8 और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2500 हो जाएगा। यानी अगर M2 की वैल्यू की बात करें तो 2500 माइनस 2000, 2500 माइनस 2000 यानी M2 की वैल्यू 500 kg। कितने kg, 500 kg जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या है क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है 500 kg जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी M2 की वैल्यू निकालनी थी, M2 हमारा कितना आ गया, 500 kg। तो इसमें कुछ एक दो फार्मूले हैं, हमें बिना साइंस में एक दो फार्मूले बिना लर्न किए हम लगा नहीं सकते, इसलिए फार्मूलों को जो है रिवाइज करो बार बार, और बिना रिवाइज के लगाने से लगेगा नहीं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जो एक ही स्टेप में जो है लग जाते हैं। इसमें 750 वाट की एक इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे तक किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा खपत ऊर्जा जो है हमें निकालना है, यानी एक दिन में कितने ऊर्जा की जो है खपत होगी। तो 750 वोल्ट की एक इलेक्ट्रिक मशीन है, यानी पी की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू अगर शक्ति की बात की जाए तो 750 वोल्ट है। समय टाइम जो लगता है वो 4 आवर लगता है। तो ऊर्जा खपत क्या होती है, E इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू टी। P इंटू टी करेंगे तो 750 इंटू 4 कर देंगे। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000। कितना हो जाएगा, 3000 वाट पर आवर। तो वाट पर आवर को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर में करेंगे तो 3000 को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ई की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 किलोवाट पर आवर या यूनिट। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगी। तो इसमें क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 यूनिट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने यूनिट, 3 यूनिट जो है, क्योंकि 1 किलो वाट पर आवर को हम लोग 1 यूनिट जो है लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। इसी प्रकार से जो है हमारा परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा जाएगा। सोडियम धातु को किस में जो है संग्रहित करते हैं, सोडियम Na धातु को जो है मेटल को किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं, पानी में रखेंगे या ईथर में रखेंगे या अल्कोहल में रखते हैं। तो किस में रखते हैं, तो सोडियम धातु को जो है कैरोसिन या मिट्टी के तेल में जो संग्रहित करते हैं, किसमें, कैरोसिन या मिट्टी के तेल में जो है इसको क्या करेंगे, संग्रहित करते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किससे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है कि मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है पीयूषिका है, अधिवृक्क है, अग्नाशय है, अधचेतक है। तो इसमें जो है पीयूषिका के जो है कई नाम हैं, ये कई नामों के द्वारा जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है पिट्यूटरी ग्रंथ। सेकंड जो नाम है इसका मास्टर ग्रंथ तो है अंतःस्रावी ग्रंथ,
अंतःस्रावी ग्रंथ, यानी इसके जो नाम हैं, 2-3 नाम है, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। परीक्षा में कोई भी नाम जो है दे सकता है। जैसे कि इसमें मास्टर ग्लैंड को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथ और पीयूषिका आपकी बार पूछ लिया गया था पिछली बार, तो अब की बार कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है पशु वर्गीकरण का पदानुक्रम है, इसे हमें पद के अनुसार जो है लगाना है। तो इसको हम लोग देखेंगे। उपजगत, वर्ग जगत, ये होगा नहीं। उपजगत, वर्ग जगत, उपवर्ग जात, ये भी नहीं होगा। यानी सबसे पहले क्या होगा, उपजगत होगा, वर्ग होगा, उपवर्ग होगा, फिर जगत होगा, वंश होगा, जात होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले उपजगत, फिर वर्ग, फिर उपवर्ग, फिर जगत, फिर वंश, फिर जात जो है इसमें होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है? दूसरा समीकरण क्या है, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो किसके बीच में, तो ये जो है t टाइम के बीच में, किसके बीच में, टाइम के, और जो है पोजीशन, किस पोजीशन पे है, s के बीच में जो है संबंध जो है स्थापित करता है। यानी स्थिति और समय के बीच में जो है संबंध को जो है स्थापित करता है। ये जो स्थापित करता है ये गति का दूसरा समीकरण है। अगर गति का पहला समीकरण हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गति, स्थिति और समय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे पहले की बात करें तो पहले में जो होगा v = u प्लस AT होता है। तो ये जो होता है ये किसके बीच में होता है, v यानी वेग और t यानी कि समय, वेग और समय के बीच में जो है ये स्थिति जो है होती है। वेग और समय, वेग समय किसमें है, वेग समय जो है, तो ये जो है दूसरी जो है ये पहली जो है हो जाएगी। गति का जो पहला समीकरण होता है इसका ये संबंध जो है हो जाएगा। थर्ड हमारा है v² = u² प्लस 2as यानी वेलोसिटी प्लस स्थिति, इसका स्थिति तथा वेग। थर्ड वाला ऑप्शन जो है, थर्ड वाले ऑप्शन पे जो है, थर्ड वाले समीकरण पे जो है चला जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। जैसे कि हम लोग परीक्षा में तीनों में से किसी की भी स्थिति पूछी जाए तो हम लोग क्या करें, उसको आसानी से लगा दें, बता दें। आधातु कमरे के तापमान पर तरल है। कौन सी आधातु है जो एकदम रूम टेम्परेचर पे जो है क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है? तो पहला ब्रोमीन है, सल्फर है, मरकरी है, कैल्शियम है। तो जो ब्रोमीन है, सल्फर जो है एक आधातु है, सल्फर क्या है, एक आधातु है। मरकरी जो है, मरकरी जो धातु होती है, क्या होती है, धातु होती है, मेटल। ये भी क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में आधातु पूछा गया है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमारे Ca जो है, कैल्शियम भी धातु होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ये भी नहीं होगा, मरकरी तो धातु है। और एक सल्फर है, सल्फर जो है आधातु है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे जो क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जो है ब्रोमीन होता है। और ब्रोमीन जो है एक आधातु है। क्या है, एक आधातु है, नॉन मेटल है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई चमकीली है, चमकीली सतह है और उस पे क्या है, कोई रेस पड़ी और रे पड़ने के बाद में तुरंत क्या हो जाती है, तुरंत के तुरंत वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तुरंत वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो कैसा परिवर्तन होगा, नियमित, अनियमित। तो नियमित परिवर्तन होगा, रेगुलरली वो हमेशा जब भी वो पड़ेगी वो तुरंत क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना कि उसमें अनियमित रूप से
एक क्षण भी यानी एक भी सेकंड वो वहाँ पे रुकेगी नहीं, जैसे पड़ेगी तुरंत क्या हो जाएगी, वो तुरंत उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, तुरंत वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई भी रे है प्रकाश की तो तुरंत नियमित रूप से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं ग्रुप डी में जो है पूछे जाते हैं। लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता है, ये हमें बताना है कि उसके बीच में क्या समानता है। तो लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर जो है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। तो इनके बीच जो देखो कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 1 यानी 1 होगा। अगर सोडियम का करेंगे तो 2 8 1, सोडियम का भी 1 आ गया लास्ट में। पोटेशियम का करेंगे तो 2 8 8 1, यानी इन तीनों में जो है लास्ट में आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? तीनों के आउटर मोस्ट पे जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है बचते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन लिथियम में भी, एक सोडियम में और एक पोटेशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन जो है बचता है। तो ऑप्शन में देखेंगे ये अक्रिय तत्व है, ये ऑक्साइड नहीं बनाती है, ये भी गलत। ये पृथ्वी की क्षारीय धातुएं हैं, ये भी गलत है। तो इनके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा इसमें जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो सबसे ज़्यादा छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिसके पास, जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की जो है कमी है, प्लस इसमें जो है जो प्लस जो आयन होते हैं, अगर प्लस आयन है तो इसका मतलब है उसके पास कमी है, और अगर माइनस आयन है तो उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये अपोजिट होता है जस्ट, सबसे छोटा Al3+ जो है सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैग्नीशियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे छोटा Al3+ हो जाएगा। वृषण से कौन से हार्मोन्स निकलता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनालाइन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? तो कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन जो है निकलता है वृषण से। और ये क्या करता है? ये जो हार्मोन्स होता है ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। कौन सा हार्मोन्स है? पुरुष सेक्स हार्मोन्स जो हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। और ये क्या करता है? यह शरीर के जो है बालों को बढ़ाता है। क्या करता है? जो शरीर के बाल होते हैं, शरीर के बालों को जो है ये क्या करता है? बढ़ाता है। ये हार्मोन जो है शरीर के बालों को बढ़ाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध लंबाई के आरोही क्रम में लिखिए। एथीन, एथाइन, एथेन। तो एथीन जो होगा, एथेन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एथाइन का मतलब डबल बॉन्ड, इथीन का मतलब जो है डबल बॉन्ड, और इथाइन का मतलब जो है ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे जिसका बॉन्ड सबसे कम होगा, जो एक बॉन्ड होगा उसका जो है लंबाई बंध जो है सबसे ज़्यादा होगा। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा? इथेन का, उसके बाद में इथीन का, उसके बाद में इथाइन का। सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा इथाइन होगा, और सबसे बड़ा किसका होगा? एथेन का जो है सबसे बड़ा होगा। यानी अगर देखा जाए तो एथेन का फार्मूला C2H6 होगा। क्या होगा? C2H6 बड़ा होगा। उसके बाद में जो है होगा C2H4, और उसके बाद में हमारा क्या होगा? C2H2। तो ये हमारा जो है बनेगा, यही सीरीज जो है बनेगी। तो पहले जो बनेगा एथेन, फिर इथीन, फिर उसके बाद में एथाइन। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा, उसके टर्मिनलों के विभवांतर और उसके बीच जो है संबंध को जो है बताता है? तो V = IR। क्या होता है? V =
V इक्वल टू आई आर जो फार्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर ए ओम के नियम का जो है फार्मूला है, किसका है? तो ये जो बताता है V इक्वल टू आई आर, ये धारक और उसके टर्मिनल के विभवांतर के बीच में संबंध को जो है स्थापित करता है। तो किसका नियम हो जाएगा? ओम का नियम जो है करेक्ट हो जाएगा। किसका? ओम का नियम। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु जो है मौजूद होते हैं? तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका फार्मूला होता है। तो सोडियम कार्बोनेट पानी के अणु जो है देखेंगे, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखेंगे क्या होता है। तो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कितने H2O? 10H2O। तो जो है पानी के कितने अणु, वाटर के कितने अणु हैं इसमें? 10। कितने? 10H2O। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 10 पे चलेंगे। 8 7 9 4 नंबर पे 10 है, तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी में जो है पूछा गया है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ जो है परिवर्तन की दर को जो है क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। दूरी वेग क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। यानी समय के साथ में जो विस्थापन के जो परिवर्तन होगा उसकी दर को हम लोग वेग कहेंगे। कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने जो है अणु मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, इसको लिखेंगे। CuSO4 इंटू 5H2O इसका फार्मूला लिखेंगे। अब वाटर में कितने अणु जो हैं मौजूद हैं? 5 अणु जो हैं इसमें। पानी के कितने अणु हैं? 5 अणु जो है कॉपर सल्फेट में मौजूद हैं। जो 5 है वही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होगा। अगर फार्मूला हमें पता होगा तो हम लोग तुरंत कितने अणु होते हैं बता ले जाएंगे। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो उसकी शक्ति का जो है पता लगाएं, यानी पावर जो है बतानी है। और जी की वैल्यू जो है दी गई है। जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड जो है जी की वैल्यू है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एम की वैल्यू जो है दी गई है। एम की वैल्यू है 50 kg दिया गया है। टाइम जो है 9 सेकंड लगता है। कितना है? 9 सेकंड। और सीढ़ियों की संख्या क्या है? कितनी सीढ़ी हैं? सीढ़ी की संख्या है जो 45 है। ऊंचाई इसकी जो है 15 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यच 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट जो है कितनी हो जाएगी? टोटल अगर कुल ऊंचाई की बात किया जाए तो 45 कर देंगे इंटू 45 इंटू 15 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब इसका कराएंगे 45 इंटू 15 का, तो 45 इंटू 15 जो हमारा हो जाएगा 675 हो जाएगा। इसको ये मीटर में है, हम लोग क्या करें सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6.75 मीटर जो है इसकी जो है कुल ऊंचाई हो जाएगी। जी की वैल्यू 10 है। तो फार्मूला हमारा होता है PE की वैल्यू जो होती है mgh। क्या? mgh। तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 10, जी की वैल्यू, और h की वैल्यू 6.75 है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 0 बढ़ाएंगे 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 67 की मल्टीप्लाई करेंगे तो PE की वैल्यू आ जाएगी। PE की वैल्यू जो हमारी आएगी, तो PE की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3375 जूल जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब शक्ति का फार्मूला होता है P इक्वल टू ऊर्जा अपॉन समय जो है टाइम है। तो 3375 को 9 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 375 वाट जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? आंसर जो है 375 वाट जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हम न्यूमेरिकल्स को इसमें सॉल्व करेंगे साइंस में, और ऐसे ही हम लोग प्रश्नों को जो है इसी तरीके के प्रश्न जो है अब की बार भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा की खपत करता है तो कितने समय बल्ब कितने समय चमकेगा, यानी कितने समय जो है बल्ब चमकेगा या जलेगा। तो इसको निकालने के लिए हमारा जो टाइम है, टाइम इक्वल टू E अपॉन P होता है। E अपॉन P,
ई की वैल्यू जो 1000 जूल है कितना खपत करता है, पी की वैल्यू 50 वाट है, 0 से 0 कैंसिल, और ये जो हमारा होगा 25 तो ये टी की वैल्यू जो हो जाएगी 20 सेकेंड हो जाएगी। कितनी? 20 सेकेंड इसकी हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रश्नों को लगाएंगे आसानी के साथ, केवल फार्मूले पे रख देना है और कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करने हैं। ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद वापस ज़मीन पर 12.5 सेकंड के बाद आती है, उसे फेंकने का वेग बताना है। तो v इक्वल टू हमारा क्या होता है, u प्लस ए टी हमारा फार्मूला होता है। v इक्वल टू इसमें 0 है, t इक्वल टू 12.5 सेकेंड, यानी 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.25 सेकेंड, क्योंकि उसके क्या होता है, गेंद वापस ज़मीन पर आती है, एक बार जाती है फिर आती है तो डबल टाइम लगता है। कितना टाइम? तो टाइम जो होता है उसका हाफ हो जाएगा। जैसे एक टाइम आई और गेंद जो है वापस ज़मीन पर जो है सेकेंड इतने सेकेंड पे आ जाती है, इसे फेंकी जाती है, आ जाती है। तो अगर टी की ही वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 आ जाएगा, और इसको जो है फार्मूले पे रख देंगे, किस पे, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, u माइनस 9.8 इंटू 6.25 हो जाएगा। तो u की वैल्यू जो है 61.31, यानी कि u की वैल्यू 61 मीटर पर सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी जो है फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को जो है लगाएंगे। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। क्रिप्टॉन, सेकेंड ऑप्शन आर्गन, थर्ड ऑप्शन नियॉन, फोर्थ ऑप्शन जो है प्लैटिनम। तो इसमें से हमें क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो इन सबसे जो है एकदम जो है अलग है, यानी इन सबसे जो है भिन्न है। तो तीन जो है हमारे जो है एक समान है, तो इन तीनों में से एक समान जो है हमको अलग जो है सबसे अलग है, उससे जो है हमें अलग करना है। तो इसमें जो है क्रिप्टॉन जो है, देख लेंगे तीन ऑप्शन को, के आर क्रिप्टॉन होता है, ए आर आर्गन होता है, एन ई नियॉन होता है। तो ये सब जो होते हैं 18 के एलिमेंट होते हैं, और ये सब जिसको हम लोग उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं, ये तीनों वही हैं, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी तीन ये नहीं होंगे तो चौथा हमारा प्लेटिनम जो है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटिनम जो होता है संक्रमण धातु है। कौन सी धातु है? संक्रमण धातु जो है हमारी प्लेटिनम है। और जो समूह 10 का जो है तत्व है, किसका एलिमेंट है, समूह 10 का जो है ये एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये थी आज के साइंस के प्रश्न थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे आने वाले परीक्षाएं जो हैं 17 तारीख से जो है स्टार्ट हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।